नितिन की नई नई शादी हुई थी और वो रेखा के साथ फाटकपुर कस्बे में जिंदगी बिताने आया था। रेखा पढ़ी लिखी और बेहद होशियार लड़की थी, लेकिन नितिन की पढ़ाई बचपन में ही छोड़ने के कारण उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी और वो पप्पू के दुकान से चादर और रजाई लेकर दूर दूर के कस्बों में साइकिल से बेचा करता था। हमेशा अलग अलग कस्बों में चादर और रजाई बेचने के कारण कस्बे वाले नितिन को कोई इज्जत नहीं देते थे। इन सारी बातों से रेखा बेहद निराश हो गई। आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते हैं जी? मुझे बेहद बुरा लगता है जब आप साइकिल से गलियों में घूमते हैं। मगर मुझे कुछ और आता भी तो नहीं है, मैं और करूँगा क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये काम छोड़ दीजिए और कुछ और करना शुरू कर दीजिए। कुछ ऐसा कीजिए जिसमें मैं आपकी मदद कर सकूं। अरे मेरी जान, अगर मैंने साइकिल से चद्दर बेचना भी बंद कर दिया तो हम खाएंगे क्या और पहनेंगे क्या? मैं जानता हूँ कि तुम पढ़ी लिखी और ज़हीन औरत हो, मगर मैं तुम्हारी कमाई के भरोसे नहीं रहना चाहता। ये मेरे लिए शर्म की बात होगी। रेखा के कहने पर भी नितिन ने जिद नहीं छोड़ी और साइकिल से रजाई बेचने का धंधा शुरू रखा। एक दिन पप्पू ने नितिन को रजाई और चादर देने से मना कर दिया। नितिन, आज से तुम्हें मेरी दुकान से चद्दर और लिहाफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने घर बैठ सकते हो। मगर जनाब, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैंने क्या गलती कर दी है? इसलिए कि तुम्हारे गांव-गांव चद्दर बेचने से मेरे पास काफी शिकायतें आ रही हैं और वैसे भी हमें दूसरा आदमी मिल गया है जिसे मैं अपनी चद्दर और लिहाफ दूंगा। वो उसे बेचकर मुझे तुमसे ज्यादा मुनाफा देगा। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई हुजूर? अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं क्या करूंगा? इस काम के अलावा मैंने और कुछ किया भी नहीं है। मुझे दूसरी नौकरी मिलेगी भी नहीं। अब मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अपना ध्यान रखना। नितिन हताश और परेशान होकर अपने घर लौट आया। घर जाकर उसने सारी बातें अपनी बेगम रेखा को बताई। कोई बात नहीं जी, मैंने पहले ही आपको बोला था कि आप इस धंधे को छोड़ दीजिए। अगर आप तभी मेरी बात मान लेते तो आपको इतनी जिल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उस दिन मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। नितिन को उदास देखकर रेखा किचन से शीरा लेकर आ गई और कहने लगी, मैंने आज आपके पसंद का शीरा बनाया है जिसे खाकर आप बेहद खुश हो जाएंगे। अच्छा, जरा चखाओ तो कैसी बनी है। नितिन रेखा से शीरा लेकर खाने लगता है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है। वो शीरे का धंधा करने की सोचता है। अरे जानेमन, एक बात कहूँ, क्यों न हम खीर का कारोबार करें? तुम इतना अच्छा खीर बनाती हो, हम इस बात का फायदा उठाएं। बस इसके लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत होगी, मगर हम कमाई अच्छी करेंगे। आपने तो मेरे मन की बात कह दी जी। मैं तो कब से चाहती थी कि हम दोनों मिलकर कुछ करें। वैसे कुछ पैसे हैं हमारे पास जिससे हम ये व्यापार शुरू कर सकते हैं। हम कल से ही शीरा बनाकर बेचना शुरू कर देंगे। और अगले ही दिन नितिन और रेखा ने शीरे की दुकान खोल दी। पहले दिन उनकी बिक्री बेहद अच्छी हुई। लोग जी भर कर शीरा खाते और उन्हें मुनाफा भी होने लगा। हमारी तरकीब काम कर गई लगता है। मैंने जिंदगी में पहली बार खुद से कुछ करने की कोशिश की और सफल हो गया। भगवान करे कि ऐसे ही हमारा मुनाफा बढ़ता रहे। आखिर आपके साथ मैं जो हूँ। चलिए अब आप जाइए और दूध लेकर आइए। हमें कल की दुकान के लिए सामान भी खरीदना है। नितिन दूध लाने रमेश की दुकान पर जाता है। दूध की दुकान पर जाते ही वो देखता है कि वहाँ पर उसका पुराना मालिक पप्पू भी बैठा है, जो रमेश का बेहद अच्छा दोस्त है। अरे नितिन भाई साहब, आइए, बताइए कितना दूध चाहिए? जी मुझे 20 लीटर दूध चाहिए। 20 लीटर दूध? तुमने अब दूध का कारोबार शुरू कर दिया क्या? नहीं रमेश जी, मैं और मेरी बीवी हम इस दूध का खीर बनाकर बेचते हैं। इतना कहकर नितिन दूध लेकर अपने घर चला गया। लेकिन पप्पू को ये बात हजम नहीं हुई। वो रमेश के साथ मिलकर साजिश रचने लगा। ये 2 कौड़ी का इंसान आज इतना ताव दे रहा है। कुछ ही दिन पहले मैंने ही इसे नौकरी से निकाला था। आज मेरे सामने इतना ताव दिखाकर चला गया। ये दोनों मियाँ बीवी मेहनत कर रहे हैं,
पहले ये 5 लीटर दूध के खीर बनाया करते थे, उसके बाद 10 और अब 20। दिन पर दिन मेरे दूध की बिक्री बहुत अच्छी हो रही है। पप्पू रमेश से नितिन की तारीफ सुनकर जलने लगता है। तो तुम सिर्फ दूध ही बेचते रहोगे या खुद भी कुछ करोगे? मैं तो कहता हूँ तुम खुद के खीर का बिजनेस शुरू कर दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और मेरा एक निकम्मा बेटा भी है जो आजकल कुछ नहीं कर रहा है, वो भी तुम्हारे इस कारोबार में मदद करेगा। सोच तो तुम्हारी अच्छी लग रही है और मेरी मंजूरी भी है, मगर मुनाफा आधा आधा ही रहेगा। पप्पू के कहने पर रमेश उसकी बात मान गया और उसने पप्पू के बेटे राजू के साथ मिलकर एक खीर की दुकान शुरू कर दी और धंधा करने लगा। दुकान तो बेहद बड़ी थी, लेकिन ग्राहक बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। इससे परेशान होकर वो बोला, आज ज्यादा खरीदार नहीं है, जरूर सब उस नितिन की दुकान पर खीर ले रहे होंगे। हमने तो अब हमारे दूध की दुकान से उसे दूध देना भी बंद कर दिया है, फिर भी उसकी दुकान खूब चल रही है। क्यों न हम गांव भर में अफवाह फैला दें कि नितिन की दुकान की खीर मिलावटी और नकली है। वो नुकसानदायक चीजें खीर में डालकर बेचता है। मानना पड़ेगा, तुम आखिर हो अपने बाप के ही बेटे, कर लो जैसा तुम्हें ठीक लगे। राजू ने ठीक वैसा ही किया। पूरे कस्बे में अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये अफवाह फैला दी कि नितिन के दुकान का शीरा मिलावटी है। पूरे कस्बे में नितिन के दुकान की ये बात आग की तरह फैल गई। लोगों ने नितिन के दुकान पर आना बंद कर दिया। इस बात से फिर से नितिन परेशान हो गया। ये जरूर उस पप्पू और उसके बेटे राजू की चाल है, और इनका साथ रमेश भाई भी दे रहे हैं क्योंकि उन्हें इनसे मुनाफा हो रहा है। हमारे ग्राहक हमसे छीन रहे हैं जी। पता नहीं ये अफवाह हमारे बारे में कौन फैला रहा है। मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम पूरे कस्बे में ये बात फैला दें कि हम मिट्टी की खीर बना रहे हैं। मिट्टी की खीर, ये क्या है? मैं समझाती हूँ। लोगों को लग रहा है कि हम मिलावट कर रहे हैं। हम जोरों शोरों से अपने मिट्टी के खीर का विज्ञापन करेंगे, अपने मिट्टी के खीर की तशहीर करेंगे और हम मिट्टी के बर्तन में उन्हें खीर बनाकर सामने खिलाएंगे। इससे हमारा तशहीर भी हो जाएगा और हमारी दुकान भी चल जाएगी। तो देर किस बात की, मैं अभी से ही इसका सारा बंदोबस्त करना शुरू कर देता हूँ। रेखा के ऐसा कहने के मुताबिक नितिन ने पूरे गांव में तशहीर की। मिट्टी के खीर की चर्चा पूरे कस्बे में होने लगी। लोग दूर दूर से मिट्टी का खीर देखने के लिए आने लगे। जब लोगों ने मिट्टी के खीर को देखा तो लोग दंग रह गए और नितिन की दुकान से खीर लेकर खाने लगे। लोगों को इतनी मोहब्बत से खीर खाते हुए देख रेखा बोलती है, खीर में मिट्टी के सारे गुण हैं। ये खीर हमारे लिए बेहद सेहतमंद है और हमें ताकत भी देती है और साथ ही साथ कैल्शियम और विटामिन्स भी देती है। जाने मन, आखिर तुम्हारी समझदारी काम आ ही गई। क्या अभी? नितिन और रेखा का धंधा पहले से 2 गुना बढ़ गया और इसी कारण से रमेश को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। पप्पू और उसका बेटा राजू मानो हंसना ही भूल गए और इधर दोनों शौहर और बेगम खुशी खुशी रहने लगे। जीवन एक मुफलिस दूध वाला था। वो गांव में घूम घूम कर दूध फरोख्त किया करता था। दूध ले लो, दूध, गाय का दूध, ताजा ताजा दूध। भाईजान 1 लीटर दूध दे दो। गांव के कई लोग जीवन से दूध खरीदते थे और दूध फरोख्त कर कमाए गए पैसों से जीवन का खानदान का गुजारा हो रहा था। लेकिन जीवन की बीवी राधा हमेशा उसे नई गाय खरीदने का मशवरा दिया करती थी। हमारी गाय बूढ़ी हो चुकी है, अब ये ज्यादा दूध भी नहीं देती। आपको इसे फरोख्त कर नई गाय खरीद लेनी चाहिए, जिससे आपकी आमदनी में इजाफा हो। तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि इस गाय को फरोख्त करने की बात ना किया करो। ये गाय मुझे मेरी वालिदा ने दी थी और कहा था कि इसका अच्छे से ख्याल रखना। ये सिर्फ गाय नहीं है, खानदान की रुकन है राधा। ठीक है, कम से कम आप इतने पैसे जमा करने की कोशिश तो कर सकते हैं जिससे हम नई गाय खरीद सके। हाँ,
मैं कोशिश करता हूँ। जीवन को अपनी गाय से बेहद प्यार था। वो अपनी गाय का बहुत ख्याल रखता था, उसे अपनी हाथों से खाना खिलाता और उसके साथ बातें भी किया करता था। अरे गौ माता, आपके साथ एक और गाय आएगी, आप उसे भी अपनी सहेली बना लेना। यकीनी तौर पे नहीं कह सकता कब आएगी, लेकिन मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, उम्मीद है कि जल्दी ही आ जाएगी। आप ऐसे ही अपना करम मुझ पर बनाए रखना। अब से जीवन अगल बगल के गांव में भी दूध फरोख्त करने जाया करता और सारा दूध फरोख्त करके ही आया करता। जो भी पैसे ज्यादा हासिल होते उन्हें एक गुल्लक में जमा किया करता था। जल्दी हमारी नई गाय आने वाली है। हाँ, आ जाएगी। कई माह गुजरे और जीवन अभी भी दूध फरोख्त कर पैसे कमाता था। ये का एक जीवन के गाय की तबीयत खराब हो गई। इन्हें क्या हुआ? मालूम नहीं, कल तक ठीक थी, लेकिन आज खाना चारा खिलाते ही उल्टी कर रही है। हे भगवान, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। जीवन दौड़ते हुए मवेशी डॉक्टर के पास गया और उन्हें अपने घर ले आया। ये देखिए डॉक्टर साहब, मेरी गौ माता कुछ भी नहीं खा रही हैं, बस उल्टियाँ कर रही हैं। मालूम होता है इनका पेट खराब है और ये बहुत कमजोर भी मालूम होती हैं। ये परेशानी कितने रोज से हो रही है? कल रात तक तो गौ माता दुरुस्त थी, बस एक ही रोज में ऐसी हालत। ये परेशानी का सबब है। खैर, मैं दवाइयां दे देता हूँ, देखते हैं क्या तब्दीलियां आती हैं। जी। डॉक्टर ने गाय को इंजेक्शन लगाया और कुछ बड़ी बड़ी गोलियां गौ माता के मुंह में डाली। मेरी गौ माता कब तक दुरुस्त हो जाएंगे डॉक्टर? कुछ कह नहीं सकता। गाय की उम्र हो गई है, अगर दवाइयों ने सही असर किया तो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। मैं कल सुबह वापस जांच करने आऊंगा। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर चला गया और जीवन पूरी रात अपनी गौ माता के पास ही बैठा था। एक रात को उसकी गौ माता रोने लगी। क्या हुआ गौ माता, क्या हुआ? जीवन के गौ माता के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जीवन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने अपनी गाय को गले लगा लिया और रोते रोते मालूम नहीं कब गौ माता ने दम तोड़ दिया। जब गौ माता ने सांसें लेना बंद कर दिया तो जीवन के होश फाख्ता हो गए। नहीं! वो जोर जोर से रोने लगा। राधा दौड़ती हुई आई। मेरी गौ माता चली गई। राधा, मेरी गौ माता चली गई। राधा को इस बात का अंदाजा था। गाय की उम्र हो चुकी थी, लेकिन जीवन के लिए उसकी गाय ही उसका सब कुछ थी। गौ माता की मौत से जीवन को गहरा सदमा लगा था। जीवन ने अब खाना पीना भी छोड़ दिया था। उसका किसी भी चीज में दिल ही नहीं लग रहा था। ये तो होना ही था। आपको अपनी गाय से बेहद लगाव था, मुझे इल्म है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हम तो हैं, हमें जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हमें दूसरी गाय खरीदनी होगी। ठीक है। राधा वो गुल्लक लेकर आई और गुल्लक को तोड़ दिया और पैसे गिनने लगी। ये तो सिर्फ 2000 रुपए है। इतने कम पैसों में गाय कहाँ से आएगी? मुझे इल्म नहीं है, मेरा तो सब कुछ मेरी गाय ही थी। अब भगवान की जो मर्जी। हे भगवान! राधा को समझ नहीं आ रहा था कि अब गुजारा कैसे होगा। वो ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगी, आप तो कोई करिश्मा दिखाइए प्रभु। रात को सोने से कबल जीवन अपनी गौशाला के पास गया। वो अपनी गौ माता को याद कर रहा था। यहाँ मेरी गौ माता सोया करती थी और वहां मैं उनके पीने के लिए पानी भर के रखता था। अब वो नहीं है तो ये पानी का टब भी खाली है। भगवान जी, आपने मेरी गौ माता को क्यों छीन लिया? जीवन फिर से मायूस हो गया और घर के भीतर चला गया। जीवन और राधा सो गए और जीवन के ख्वाब में उसकी गौ माता आई। जीवन, तुमने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। अब मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जिंदगी भर तुम्हें दूध की कमी नहीं होगी। जीवन का सपना खत्म होते ही एकाएक बारिश शुरू हो गई। बारिश की आवाज से राधा की आंख खुल गई। इस मौसम में बारिश?
राधा ने खिड़की से झांका तो बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन ये बारिश कुछ अलग ही थी। पानी का रंग सफेद था। ये ऐसी कैसी बारिश है? राधा ने जीवन को उठाया। देखिए ना, सफेद रंग की बारिश हो रही है। क्या? जीवन ने भी खिड़की से झांका तो वो हैरान हो गया। ये सफेद रंग की नहीं बल्कि दूध की बारिश है। दूध की बारिश? गौ माता मेरे ख्वाब में आई थी और उन्होंने कहा कि मुझे जिंदगी भर दूध की कमी नहीं होगी। हे भगवान! कुछ देर में बारिश रुक गई और फिर राधा और जीवन घर के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि बाहर रखे सारे बर्तन और पानी के टब दूध से भरे हुए हैं। इतना सारा दूध! गौ माता ने हमारी जिंदगी संवार दी। शुक्रिया गौ माता। जीवन ये दूध इकट्ठा करके गांव में फरोख्त करने लगा। दूध ले लो, दूध, गाय का दूध, ताजा ताजा दूध। गांव वालों ने हमेशा की मानिंद जीवन से दूध खरीदा, लेकिन जब किसी मरीज ने वो दूध पिया तो उसकी बीमारी दुरुस्त हो गई। देखो बहू, मेरे घुटनों का दर्द दुरुस्त हो गया। मेरा फ्रैक्चर भी दुरुस्त हो गया अम्मा। गांव वाले हैरान थे। जीवन का दूध गांव वालों के लिए अमृत बन गया था। अगली रात फिर से दूध की बारिश हुई। सारे बर्तन और टब दूध से भर गए और सुबह होते ही लोगों ने दूध के लिए लंबी कतार लगा ली। बेटा, सुना है तेरे दूध से बीमारी दुरुस्त होती है। मुझे अभी थोड़ा दूध दे दो। ये लीजिए अम्मा। दूर दूर से लोग जीवन का दूध खरीदने के लिए आने लगे। एक जानिब जीवन की आमदनी में इजाफा हो गया और दूसरी जानिब इस अमृत दूध से लोगों का भला होने लगा। जीवन की गौ माता ने जीवन की जिंदगी संवार दी, दूध की बारिश करवा के। कमलागंज नाम का एक गांव था। वहां एक खूसड़ जमींदार रहता था। लोगों को परेशान करना और लोगों को शिकस्त देना उसे बहुत पसंद था। बताओ, आज क्या लाई हो खाने में? जमींदार साहब, अपने कंगन बेचकर मैं आपके लिए बिरयानी लाई हूँ। अब तो आप हमें हमारी जमीन वापस कर दीजिए। अरे वाह, ये हुई ना बात। क्या करोगी जमीन वापस लेकर? तुम्हारा शौहर वैसे भी मेरे खेतों का मजदूर है। रहम कीजिए हम पर, बख्श दे। तभी वहाँ मुंशी आया और कहने लगा, मालिक, खुशखबरी, उस बैजू ने भी अपनी जमीन हमें गिरवी दे दी। ये तो होना ही था। अब पूरा गांव हमारे शिकंजे में है। नहीं ठाकुर साहब, गांव के सड़क किनारे की जमीन अभी भी नवीन के परिवार के पास है। कौन नवीन? मैंने उसे ठीक से पहचाना नहीं। वही जिसकी बेगम अभी कुछ ही दिन पहले बीमारी के चलते गुजर गई। चल तो जरा हम भी शोक मनाए उसके घर पर। ठाकुर और मुंशी नवीन के घर जाने के लिए निकल गए। वहां जाकर देखा कि नवीन अपनी पत्नी की तस्वीर से ही बात कर रहा है। बेगम, जब से तुम गई हो मैं सुकून से जी नहीं पा रहा। हमेशा तुम्हारी यादों में खोया रहता हूँ। अल्लाह करे तुम जहाँ कहीं भी हो बस खुश रहो। इस वक्त इसे परेशान करना सही नहीं लग रहा मालिक। बाकी जैसा आप कहे। तुम तो मेरी बेगम के बारे में अच्छा खासा जानते हो, तो डरना किस बात से। चलो अंदर और सीधा काम की बात करो। ठाकुर और मुंशी दोनों सीधे नवीन के कमरे पर चले गए। अच्छा, तो तुम हो नवीन? तुम्हें मैंने कई बार बाग में बैठे देखा है। मैं वहां अपनी बेगम अलीशा के साथ समय बिताया करता था। अच्छा, तो एक काम करो, सारा सामान बांध लो और अपनी बोरिया बिस्तर बांधकर उसी बगीचे में चले जाओ। तुम्हारी सड़क के किनारे की जमीन मेरे नाम कर दो। चाहे जो हो जाए, मैं अपनी कोई भी जमीन तुम्हें नहीं देने वाला। जैसा तुम्हें ठीक लगे बच्चे। उस वक्त ठाकुर और मुंशी वहां से चुपचाप चले जाते हैं। उसके बाद ठाकुर एक कटोरी खीर लेकर अपने घर के खुफिया कमरे में जाता है। उसकी बेगम, जो कि काला जादू करती है। आ गए तुम? खीर की महक तो बेहद अच्छी आ रही है। लाओ दे दो और बताओ अब क्या करना है। रूपमती, गांव के एक किसान की जमीन हड़पनी है।
मैं इस वजह से तुम्हारे पास ये खीर लेकर आया हूँ। उसका नाम है नवीन। बस इतनी सी बात? खीर रखकर दुम दबाकर भाग जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठाकुर उस खुफिया कमरे का दरवाजा बंद करके भाग गया। उस रात रूपमती नवीन के घर चुड़ैल के रूप में गई। आज बड़ी अच्छी नींद आएगी। दिन भर मेहनत की है, मेहनत करने के बाद नींद बड़ी अच्छी आती है। और जैसे ही नवीन अपनी चरपाई पर सोने गया, उसने सामने देखा रूपमती एक भयानक चेहरा लिए उसके पास खड़ी है। कौन हो तुम? मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ, जाओ मम्मी। अगर तुमने अपनी सारी जमीन ठाकुर के नाम नहीं की तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। मुझे कहीं मत ले जाओ, मैं अपनी सारी जमीन ठाकुर साहब के नाम कर दूंगा। खुदा के लिए मुझे मत मारो। नवीन भागता हुआ मुंशी के घर पहुंचा और कहने लगा, मुंशी जी, कहाँ दस्तखत करना है? बोलिए, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। तुम बड़े जल्दी आ गए हो, जान बची तो लाखों पाए। बस तुम ठाकुर से कहना अब वो मेरे पास ना आए। नवीन ने अपनी सारी कीमती जमीनें उनके नाम कर दी। ये बात जानकर ठाकुर बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, ये तो होना ही था। अब पूरा गांव हमारे कब्जे में है। जब तक मेरी बेगम नायदा मेरे साथ है तब तक मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता है। हाँ जनाब, गांव में जहां तक हमारी नजरें जाएंगी वहां तक आपकी जमीनें हैं। एक तरफ ठाकुर और मुंशी बड़े खुश थे। गांव के लोगों ने एकजुट होकर बैठक रखी। आखिर कब तक हम ठाकुर की बेईमानी सहते रहेंगे? उसकी डरावनी बेगम बहुत खतरनाक है। कहीं अगर उसने काला जादू कर दिया तो हम कहीं के नहीं रह पाएंगे। जो कुछ भी हमारे पास है सब चला जाएगा। आखिर कब तक ऐसे दब कर रहे हम? तभी उन सब की नजर नवीन पर पड़ती है, जो अपनी बेगम की तस्वीर लेकर बाग की जानिब जा रहा होता है। नवीन, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? हम में से अगर जो सबसे ज्यादा लूटा है ठाकुर से तो वो तुम ही हो। आखिर तुम ऐसे खामोश कैसे रह सकते हो? कब खून खौलेगा तुम्हारा? उनकी बातों को अनदेखा करके नवीन बाग में अपनी बेगम की तस्वीर लेकर चला गया और वहां जाकर उस तस्वीर से बातें करने लगा। अगर तुम यहाँ पर होती बेगम तो हम यहाँ से कोसों दूर चले जाते। नवीन तस्वीर को नीचे रखकर रोने लगा था कि उस तस्वीर से एक तेज रोशनी आई और उसकी बेगम तस्वीर से बाहर आ गई, जिसे देखकर सारे गांव वाले खौफजदा हो गए। बेगम तुम, ये सब कैसे हो गया? अल्लाह ने मेरी सुन ली। मैं यहाँ पर गांव वालों को इंसाफ और तुम्हें सुख, चैन और शांति देने आई हूँ। आखिर तुम्हें उस ठाकुर की करतूतों के बारे में पता चल ही गया। पता कैसे ना चलता? मुझे तुम अपनी हर चीज बताते जो थे। तुम्हारी और गांव वालों की सबकी जमीनें हम उस ठाकुर और उसकी चुड़ैल बीवी से वापस ले लेंगे। अलीशा के इतना कहते ही सारे मिलकर ठाकुर के घर के सामने गए। ठाकुर, तुम्हारी और तुम्हारी उस चुड़ैल बेगम की खैर नहीं, बाहर निकलो। गांव वालों के गुस्से को देख ठाकुर मुंशी से कहने लगा, अरे गांव वाले एकजुट होकर कहीं हमें मारने तो नहीं आए हैं? ये तुम कैसी बहकी बातें कर रहे हो? चलो चलकर देखे तो। उन्होंने देखा कि नवीन की बेगम, जो तस्वीर से निकल चुकी है, उसके साथ लोगों के बीचों बीच खड़ी है। तुम आगे चलो, मैं अभी नायदा को लेकर आया। आज इस गांव में केवल हम बचेंगे। मुझे पता था ठाकुर साहब बहुत गलत कर रहे हैं। उन्हें उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। मुंशी और गांव वाले बात कर ही रहे थे कि ठाकुर की चुड़ैल बेगम नायदा वहां आ गई। गांव वालों और अलीशा पर आग की बारिश करने लगी। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि गांव वाले इधर उधर भागने लगे। रुक जाओ, सब एक जगह ठहर जाओ। किसी को कहीं भागने की कोई जरूरत नहीं। मेरी जो छोटी सी तस्वीर है उसके पास आ जाओ सबके सब। भाग्य ने ऐसा जादू किया कि उसकी छोटी सी तस्वीर बहुत बड़ी हो गई और जिसके नीचे गांव वाले आकर छुप गए और उस बहुत बड़ी तस्वीर ने आसमान से बरसती आग को रोक दिया।
अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। तुम अब क्या करने वाली हो? अलीशा ने अपनी जादू से खीर की बारिश कर दी, जिसे देखकर नायदा का मन ललचाया और वो नीचे आकर खीर खाने लगी। और इसी चीज का फायदा उठाकर अलीशा ने उसके बालों को काट दिया। नहीं नहीं, ये क्या कर दिया तुमने? मेरे बरसों की मेहनत और तपस्या को खत्म कर दिया। अब मैं क्या करूंगी? इतना कहकर रूपमती रोते हुए गांव से भाग गई, ठाकुर को अकेला छोड़कर। अब तुम क्या करोगे ठाकुर? हमारी जमीनें तुमने हड़पी थी, तुम्हारी चुड़ैल बेगम तो अब भाग गई। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम गांव वालों को बहुत तकलीफ दी है। रहम करो, मुझे माफ कर दो। ठाकुर और मुंशी को गांव से बाहर निकाल दिया। ठाकुर की बेगम दोबारा कभी नहीं आई और अलीशा गांव वालों को इंसाफ दिलाकर फिर से उस तस्वीर में चली गई।